हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम बीए साइकोलॉजी ऑनर्स की सीरीज भी जल्द ही लेके आएंगे, सो हियर इट इज। इस सीरीज के अंदर हम बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स, इन सब के सिलेबस के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द यूनिट 1 ऑफ साइकोलॉजी ऑनर्स सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर, that is introduction to psychology first or ITP 1. So let's start with our unit 1. हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहले सबसे बेसिक चीज कि साइकोलॉजी कैसे बना। साइकोलॉजी वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, दैट इज साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब सोल एंड लोगोस का मीन्स स्टडी। सो पहले ये माना जाता था कि जो साइकोलॉजी है वो एक ह्यूमन की सोल के बारे में स्टडी करती है, पर जैसे जैसे साइकोलॉजी इवोल्यूट हुई, इसके अंदर कई सारे चेंजेस आए, कई नए कॉन्सेप्ट्स आए, उसके बाद ये माना जाने लगा, ये चीज़ बिलीव करी जाने लगी कि जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है कि इसे साइंटिफिक क्यों कहा गया है, इसके अंदर क्या ऐसा साइंटिफिक है। साइकोलॉजी को साइंटिफिक इसलिए कहा गया है क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर जो रिसर्चर्स होते हैं वो किसी भी बिहेवियर को, किसी भी मेंटल प्रोसेस को या किसी भी एक्सपीरियंस को पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। कई सारे साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई किसी पर्सन का बिहेवियर जानना है कि वाई ही और शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस, तो उसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं टू गेट हर और हिज आंसर। सो इसीलिए इसे साइंटिफिक कहा जाता है। एज पर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और APA, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। एज पर APA जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करती है। बिहेवियर के अंदर स्पेसिफिकली बिहेवियर के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करती है कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है तो वो शैतानी क्यों कर रहा है या वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। सो ये सब चीज़ें साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करती है एज पर APA। साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे हाउ ह्यूमन लर्न, उसकी मेमोरी ऐसी क्यों है, कैसे है, उसका परसेप्शन, उसका नज़रिया ऐसा क्यों है, वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, अपने एनवायरनमेंट में खुद को कैसे ढालता है। ये सब चीज़ें हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम साइकोलॉजी से कनेक्ट ना कर सकें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, साइकोलॉजी इज बोथ अ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। बट साइकोलॉजी नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों कैसे हो सकती है। साइकोलॉजी नेचुरल साइंस इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर हम एक पर्सन के इनेट फैक्टर्स, जो भी उसके इंटरनल फैक्टर्स हैं या फिर जो भी उसकी अर्जेस हैं, प्राइमरी ड्राइव से प्राइमरी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, वो उस पर्सन के बिहेवियर को कैसे ड्राइव करती है, कि कैसे वो पर्सन उन चीज़ों से इफेक्टेड होकर बिहेव करता है, और क्या वो फैक्टर्स, क्या वो बिहेवियर जो हमारे लॉ ऑफ नेचर है उससे मिलता जुलता है, कहीं उससे उल्टी डायरेक्शन में तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और साइकोलॉजी सोशल साइंस इस तरीके से है कि साइकोलॉजी के अंदर हम किसी भी पर्सन के ह्यूमन बिहेवियर को, फीलिंग को, थॉट्स को और उनके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या रोल है, वो अपने एनवायरमेंट से कैसे प्रभावित हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ साइकोलॉजी नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कोप्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। जब आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे तो आपको इंडिया में कई सारे स्कोप्स मिलेंगे, कुछ स्कोप्स आपको बाहर अब्रॉड में मिलेंगे। सो ऐसे साइकोलॉजी के बहुत सारे स्कोप्स हैं। साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन स्टडिंग मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर।
जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कुछ फील्ड्स में या किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं और उस स्पेशलाइजेशन के थ्रू एक ह्यूमन बिहेवियर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ने की, अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कम्स क्लिनिकल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेंटल डिसऑर्डर्स की डायग्नोस के बारे में कि वो कैसे ठीक हो सकता है, उसके क्या कारण है कि वो डिसऑर्डर उस पर्सन को हुआ और हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या मेडिसिन है, क्या थेरेपीज है, ये सब चीज़ें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को एक ह्यूमन बीइंग की डील करने में, उन्हें फेस करने में उन्हें असिस्ट करते हैं ताकि वो अच्छे से अपनी डे टू डे वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और इसके अंदर जो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादा डिसऑर्डर्स में नहीं जाते, लाइक वो सिवियर केसेस, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया, वो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में नहीं या उनके पेशेंट्स को नहीं डील करते। दे जस्ट डील विद द माइनर केसेस, लाइक फॉर एग्जांपल जो स्कूल के चिल्ड्रन होते हैं उन्हें स्ट्रेस है, उन्हें एंग्जाइटी है, या कॉलेज स्टूडेंट्स को अपने करियर की एंग्जाइटी है, या फिर किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट सॉल्व करते हैं। काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलर, करियर काउंसलर एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। नाउ कम्स आवर डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के पूरी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो क्यों है, कैसे है, वो हर एस्पेक्ट में कैसे डेवलप हुआ, फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिवली, क्या उसे किसी में दिक्कत है, इन सब चीज़ों के बारे में डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। अब जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पढ़ते हैं एजुकेशनल प्रोसेस के बारे में कि पढ़ाना कैसे है, क्या नए नए वेज हमें अपनाने चाहिए। तो ये लोग ज़्यादा किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में एम्प्लॉयड होते हैं जहाँ पे या टीचर्स को या बच्चों को नए नए वेज से समझाने की या पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सारे बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं थ्रू रिसर्च। वो बहुत रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उनके बेसिस पे हमारे कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा परसेप्शन, हमारा लर्निंग, हमारा मोटिवेशन। अब आता है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। अब जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सब कॉग्निशन के हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कॉग्निशन के हर एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। कॉग्निशन के अंदर बेसिकली आते हैं हमारे हायर मेंटल प्रोसेसेस, लाइक सोचना, हमारी मेमोरी, हमारा परसेप्शन, लैंग्वेज, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। अब आता है हमारा इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये हमारे बिहेवियर को, किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को वर्क सेटिंग्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क सेटिंग में उसका बिहेवियर कैसा है, क्यों है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है किसी भी पर्सन की किसी कंपनी में, तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। दे काउंसिल देम कि अच्छा ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है मैं आपकी इस वाले वर्क में ये वाली सहायता कर सकता हूँ। इस तरीके से ये लोग वर्क करते हैं। अब आता है हमारा साइकोबायोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। जो साइकोबायोलॉजी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक ह्यूमन बिहेवियर के बायोलॉजिकल बेसिस को पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर के पीछे कि कहीं उसकी कोई बायोलॉजी का तो हाथ नहीं है, कहीं न्यूरॉन्स का, ब्रेन्स का, इनका तो हाथ नहीं है किसी भी चीज़ में। उस एस्पेक्ट को, उस चीज़ को ह्यूमन बीइंग के साइकोबायोलॉजी वाले साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन का एक ह्यूमन के बिहेवियर पर क्या इफेक्ट डालता है, उसका रोल क्या है इवोल्यूशन का ह्यूमन के बिहेवियर पर। अब आते हैं हमारे सोशल साइकोलॉजिस्ट। जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें पढ़ते हैं सोशल सेटिंग्स में कि हम सोशल सेटिंग्स में हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है, हमारा सोशली थॉट कैसा है।
बेसिकली हमें सोसाइटी से कनेक्ट करके ही पढ़ने की कोशिश करते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट, कि हम कैसे सोचते हैं दूसरों के बारे में या खुद के बारे में, या हम कैसे दूसरे लोगों से, सोसाइटी से इंटरैक्ट करते हैं, उससे हमारे बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। हर्मन एबिंगस ने कहा था कि साइकोलॉजी का लॉन्ग पास्ट है, बट जो उसकी रियल हिस्ट्री है वो बहुत शॉर्ट है। हम जब साइकोलॉजी के रूट्स में, उसकी बिल्कुल जड़ों के बारे में बात करेंगे कि वो इस्टेब्लिश कहाँ से हुआ था, उससे पहले उसका वजूद क्या था, उसके अंदर हम कुछ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में जानेंगे, दैट इज प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स एक्सेट्रा। और इन सारे लोगों को हम प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। जो साइंटिफिक साइकोलॉजी थी वो 19th सेंचुरी के बाद ही स्टार्ट हुई थी। उससे पहले सारी साइकोलॉजी को प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता था। जो फर्स्ट लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की वो 1897 में आई थी, इस्टेब्लिश की गई थी बाय विल्हेम वुंड इन लिप्जिग, जर्मनी। साइकोलॉजी के कई बहुत सारे स्कूल्स थे। स्कूल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो साइकोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए और उन व्यूज को मिला के एक प्रॉपर स्कूल बना कि इस व्यू वाले इस स्कूल के अंदर, इस व्यू वाले इस स्कूल के अंदर। तो ऐसे ही स्कूल्स के अंदर हम उन वेरियस कंट्रीब्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं और ये सब साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। अब हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहला स्कूल आता है स्ट्रक्चरलिज्म। ये दिया गया था विल्हेम वुंड और इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर थे एडवर्ड बी टिचनर। इस स्कूल के अंदर हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज करके जो भी साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है या वो पर्टिकुलर जो भी बिहेवियर है उसका रीजन क्या है, वो ऐसा क्यों है किसी भी ह्यूमन और एनिमल के अंदर। ये दिया गया था विलियम जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोडायनामिक। साइकोडायनामिक के मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे सिगमंड फ्रॉइड, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन था साइकोलॉजी में। फिर आते हैं कार्ल युंग, फिर आते हैं एल्फ्रेड एडलर एंड देन एरिक एरिक्सन। साइकोडायनामिक स्कूल जो है वो अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स और मेमोरीज और जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है उनका हमारे बिहेवियर पर क्या इफेक्ट है, क्या रोल है इन सब चीजों का, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्कूल इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म स्कूल के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे जॉन बी वॉटसन एंड B.F. स्किनर। इस स्कूल के अंदर ये कहा गया था कि हम माइंड को ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते, कि सबके ऊपर हम एक एक चीज, जैसे हमने कोई भी रिसर्च करी तो उसको हम सबके ऊपर जनरलाइज कर दें। हम ऐसा नहीं कर सकते माइंड के स्टडी करते हुए। इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको अपनी अटेंशन बिहेवियर पे ही रखनी चाहिए, बस कि उसे माइंड को पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसे सिर्फ बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए। अब आते हैं हमारे कॉग्निटिव स्कूल। कॉग्निटिव स्कूल के अंदर मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि इंक्लूडिंग परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, जजमेंट एक्सेट्रा। इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे हर्मन एबिंगस, जिनकी हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, सर फ्रेडरिक बार्टलेट एंड जॉन पियाजे। अब आता है हमारा सोशियो कल्चरल स्कूल। सोशियो कल्चरल स्कूल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो भी हमारी सोशल सिचुएशंस है और हमारा जो कल्चर है वो हमारी थिंकिंग पर, हमारी बिहेवियर पर कैसे इफेक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर्टिकुलर कल्चर की हूँ तो ये मेरा कल्चर जो है, ये मेरे कल्चर मुझे और मेरे बिहेवियर पर कैसे इफेक्ट कर रहा है। इस स्कूल के मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे फ्रिट्ज हिडर, लियोन फेस्टिंगर एंड स्टैनली शैटर। अब हम बात करेंगे करंट स्टेटस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में।
करंट स्टेटस के अंदर हम पढ़ते हैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है साइकोलॉजी के। जो ये पीछे स्कूल्स थे इन सब से इवॉल्व होके कौन कौन से नए नए पर्सपेक्टिव्स आए हैं, जो आज के टाइम पे है तो सही, एग्जिस्ट तो करते हैं, पर ये कहीं बहुत कम जगह पे यूज और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कई स्कूल्स तो सिर्फ बहुत थोड़ा यूज होते हैं। इनमें से कुछ मेजर स्कूल्स हैं, दैट इज साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक, बायोसाइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड इवोल्यूशनरी। अब हम इन सारे मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव। साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव के अंदर जो फ्रूइड की थ्योरीज थी उनको आज के टाइम पे कई साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, पर बहुत कम यूज करते हैं, और जो लोग इसे यूज करते हैं वो उसे मॉडर्न डे के हिसाब से हल्का फुल्का चेंज कर लेते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं उसकी टेक्निक्स को, पर पहले ये बहुत ज्यादा यूज होती थी। This perspective focuses on unconscious mind and its influence over conscious behavior and on early experiences। जो ये पर्सपेक्टिव है ये अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करता है और उसका इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्शियस बिहेवियर पर, इस टाइम पे जो भी हम बिहेवियर कर रहे हैं उस पे उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, और जो हमारे अर्ली एक्सपीरियंसेस थे उनके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करता है। जो फ्रूइड थे उन्होंने साइकोडायनामिक्स में बहुत सारी चीजें दी थी, पर जो उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे थे, पर धीरे धीरे उनके फॉलोअर ने उनकी थ्योरीज को अपनाया और उनको मॉडिफाई कर करके नए नए पर्सपेक्टिव निकालते गए। एडिशनली इट एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ एंड द डिस्कवरी ऑफ द मोटिवेशन बिहाइंड अदर पर्सन्स बिहेवियर। इसके अंदर हम सेंस ऑफ सेल्फ की बात करते हैं कि वो कैसे डेवलप होती है, और जो भी एक ह्यूमन बिहेवियर के पीछे मोटिवेशन होती है उन सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये पर्सपेक्टिव उन सब पे फोकस करता है। फ्रूइड के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, और जो भी उसके बाद उसके स्टूडेंट्स थे उनको हम न्यू फ्रूइडियंस के अंदर आते हैं। इसके अंदर आता है जैसे एरिक फ्रॉम, एल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्ने एक्सेट्रा। और आजकल के जो भी थेरेपिस्ट हैं वो जो भी फ्रूइड को फॉलो करते हैं या मानते हैं वो फ्रूइड की थ्योरीज को और उसके मेथड्स को यूज करते हैं, उन्हें काफी डीपली समझते हैं। एक रीजन जो फ्रूइड की थ्योरीज या उसके जो भी कॉन्सेप्ट थे वो उसके इतने टाइम तक इसलिए चले क्योंकि जो भी उसका कॉन्सेप्ट होता था उसके अंदर हम किसी भी चीज को साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते थे, और बिना साइंटिफिक टेस्ट के हम ये नहीं बता सकते थे कि वो बहुत यूजफुल है या यूजलेस है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट्स को काफी टाइम तक बहुत यूज किया गया था। अब आता है हमारा बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के अंदर आते हैं हमारे वॉटसन एंड B.F. स्किनर। ये इस फील्ड के लीडर थे। इस फील्ड के अंदर उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी दी, जिसको हम आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे। इस थ्योरी के अंदर ये भी मानना था कि हम जो भी बिहेवियर कोई भी चाहते हैं कि ये बिहेवियर बार बार आकर हो, हम उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं या स्ट्रेंथन करते हैं, या उसे मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लेजरेबल बिहेवियर है कि मुझे ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है तो हम उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं, उस चीज को हम कह सकते हैं कि शाबाशी देते हैं। तो ये सब चीजें बिहेवियरल पर्सपेक्टिव के अंदर आती हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के बारे में। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को थर्ड फोर्स भी कहा जाता था आफ्टर साइकोडायनामिक एंड बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव के अंदर मेन कंट्रीब्यूटर्स थे, फाउंडर्स थे अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। जो इस पर्सपेक्टिव के थ्योरिस्ट थे उनका ये मानना था कि हमें ह्यूमन नेचर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर ही हर एक पर्सन को यूनिक बनाता है। जो ह्यूमनिस्ट थे वो फ्री विल का व्यू रखते थे कि एवरीवन हैज द फ्रीडम टू चूज देयर ओन डेस्टिनी। सबके पास अपनी किस्मत चुनने का हक होता है, राइट होता है, फ्रीडम होती है।
जो अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स थे वो ह्यूमन पोटेंशियल पे बहुत एम्फेसाइज करते थे। हर एक पर्सन के अंदर वो एबिलिटी होती है, वो क्षमता होती है कि जो वो चाहता है वो उसे पा ले, जो वो बेस्ट पर्सन बनना चाहता है वो बन जाए। जो अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स थे वो इस चीज पे बहुत फोकस करते थे कि हर एक पर्सन के अंदर एबिलिटी होती है एक बेस्ट पर्सन बनने की, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है हमारा बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर के बायोलॉजिकल बेसिस और उसके मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ता था कि किसी भी पर्सन को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसका रीजन जरूर कुछ ना कुछ बॉडी में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसका पक्का कोई बायोलॉजिकल बेसिस होगा, तो वो सब चीजें हो सकता है जेनेटिक हो। अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। इट फोकसेस ऑन हाउ पीपल थिंक, रिमेम्बर, स्टोर एंड यूज इंफॉर्मेशन। कि जो भी एक ह्यूमन बीइंग है वो कैसे सोचता है, कैसे किसी भी चीज को याद रखता है या याद करने की कोशिश करता है, वो कोई किसी भी मेमोरी को कैसे स्टोर करता है, और जब टाइम आता है तो वो उसे कैसे रिट्रीव करता है, या फिर उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो वो उसे कैसे यूज करता है। ड्यू टू इट्स एम्फेसिस ऑन मेमोरी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, इट बिकेम अ मेजर फोर्स इन साइकोलॉजी। ये कॉग्निटिव जो था ये ऑफकोर्स हमारे कॉग्निशन पे ज्यादा फोकस करता था, ज्यादा क्या उसी पे फोकस करता था क्योंकि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, तो इसके अंदर जो मेमोरी, इंटेलिजेंस, इन सब चीजों को पढ़ता था, इस वजह से ये एक मेजर फोर्स बना था साइकोलॉजी का। अब हम बात करेंगे सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में। सोशियो कल्चरल वर्ड को ही हमें पढ़ के समझ आता था कि इसके अंदर दो चीजें आती है, दैट इज सोसाइटी एंड कल्चर। ये जो पर्सपेक्टिव है इसके अंदर दो एरियाज ऑफ स्टडी आते हैं, दैट इज सोशल साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम सोशल रूल्स, सोशल रोल्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम हमारे कल्चर के वैल्यूज, नॉर्म्स और हमारी एक्सपेक्टेशंस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सोशल साइकोलॉजी और कल्चरल साइकोलॉजी है, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव्स, ये दोनों ही एरियाज एक ह्यूमन बीइंग का उसके कल्चर या उसकी सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है या एक दूसरे पर उनका क्या इफेक्ट है, ये सब चीजें पढ़ने की कोशिश करता है। फिर चाहे कोई एक इंडिविजुअल हो या बहुत बड़ा लार्जर ग्रुप हो, फॉर एग्जाम्पल कल्चर। इस पर्सपेक्टिव के अंदर हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है कि एक पर्सन के बिहेवियर पर कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। बाकी चीजों का भी होता है बट कल्चर का भी इन्फ्लुएंस काफी होता है। एक क्लासिक स्टडी की गई थी डार्लिन लैटेने के द्वारा 1968 में, और इसके अंदर ये पाया गया था कि जब भी किसी भी पर्सन को हेल्प चाहिए और उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो चांसेस है कि उस पर्सन को हेल्प ना मिले, क्योंकि हर एक पर्सन सोचेगा कि भैया वो दूसरा इंसान कर देगा, वो सामने वाला लड़का कर देगा, मैं ही क्यों करूं। और इस फेनोमेना को कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हमारे कल्चर का इफेक्ट हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा कहते हो कि बेटा किसी की प्रॉब्लम में मत पड़ना वरना खुद दिक्कत हो जाएगी, या फिर कोई कल्चर होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो कल्चर का भी हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो भी हमारे यूनिवर्सल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि जो भी हर एक पर्सन के सेम है, उन चीजों को स्टडी करने के लिए हमें उनके बायोलॉजिकल बेसिस को देखना चाहिए। इस पर्सपेक्टिव के अंदर माइंड को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन की तरह देखा जाता है, और उस मशीन को बनाया गया है डार्विन के द्वारा, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इस इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और इन चीजों के अलावा भी हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैन एंड वुमेन के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, ये सारी चीजें हम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर थ्रू रिसर्च पढ़ते हैं, जो इसके साइकोलॉजिस्ट है वो इस पे कंडक्ट करते हैं रिसर्चेस। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी का इंडिया में क्या स्टेटस है, साइकोलॉजी इंडिया में कैसी है। जो इंडिया की साइकोलॉजी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था।
फर्स्ट इज साइकोलॉजी ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स एंड सेकेंड इज साइकोलॉजी ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स। सबसे पहले इंडिया में सर आशुतोष मुखर्जी की मदद से, जो कि वाइस चांसलर थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के, उनकी मदद से साइकोलॉजी ऑफ वेस्टर्न ओरिजिन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्जेक्ट इन फिलोसफी डिपार्टमेंट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर इसको फर्स्टली इस्टेब्लिश्ड किया गया था फिलोसफी डिपार्टमेंट के अंदर। और जो सर ब्रजेंद्र नाथ सील थे, जो प्रोफेसर थे मेंटल एंड मॉरल फिलोसफी के, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फर्स्ट सिलेबस बनाया था कि हम इसके अंदर उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर जो फर्स्ट लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में ही बनी थी 1916 में। और आज के टाइम पे और पहले भी और आज के टाइम पे भी कुछ ऐसी वेरियस इंस्टीट्यूशंस है जो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट प्रोवाइड करती हैं या साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी, यूजीसी, जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश है और वो जो हमें नेसेसरी हेल्प और एनवायरनमेंट देती हैं टू स्टडी साइकोलॉजी। अब जो इंडिया की साइकोलॉजी थी उसके अंदर कई वेरियस रिसर्च की गई थी। जो फर्स्ट सर्वे रिसर्च था उसको ICSSR ने पब्लिश किया था, सर्वे रिसर्च इन साइकोलॉजी नाम से, जो कि 1971 में आया था। और इसने 1950 से 1969 का पीरियड कवर किया था कि इन टाइम पीरियड में जो भी काम हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, उन सब चीजों को बताया गया था। इस सर्वे रिसर्च के हिसाब से उस टाइम पे जो मोस्ट एक्टिव 5 मेजर फील्ड्स थी वो थी क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इसके हिसाब से और भी बहुत सारी फील्ड्स थी, पर जो भी मेन फोकस था, जो लोगों का मेन इंटरेस्ट था, वो इन्हीं फील्ड्स में था। जो ICSSR का सेकंड सर्वे था वो आया था 1974 में और इसने 1971 से 1976 तक का पीरियड कवर किया था। और इस सेकंड सर्वे रिसर्च को एडिट किया था लेट प्रोफेसर उदय पारिक जी। इस सर्वे के अंदर जो भी 1971 से 1976 के बीच में इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने काम किया था और जो भी थीमेटिक अप्रोच अपनाई थी, उन सब चीजों को एक्सप्लेन किया था। इस सर्वे रिसर्च में उदय पारिक जी ने एक कमेंट भी किया था दैट साइकोलॉजी इन इंडिया इज स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स टूडे। अब जो थर्ड सर्वे था वो ICSSR ने किया था 1988 में, जिसमें उसने 1977 से 1986 तक का टाइम पीरियड इंक्लूड किया था। बेसिकली हम कह सकते हैं 1986 के मिडल तक। और इस रिसर्च को प्रोफेसर जनक पांडे ने एडिट किया था। ये जो थर्ड सर्वे रिसर्च थी ना, ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश की गई थी। जो फर्स्ट वॉल्यूम थी उसका नाम था पर्सनालिटी एंड मेंटल प्रोसेसेस। जो सेकंड वॉल्यूम थी उसका नाम था बेसिक एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। और जो थर्ड वॉल्यूम थी उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मेंटल हेल्थ। इस सर्वे रिसर्च के बारे में इन वॉल्यूम्स में हमने इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था कि बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, पर्सनालिटी क्या होती है, मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है या मेंटल हेल्थ क्या होती है। ये तीनों वॉल्यूम्स में हमने इन 6 टॉपिक्स के बारे में ही पढ़ा था। अब आता है हमारा फोर्थ सर्वे, जो कि ICSSR ने किया था 2001 में। इसको एडिट किया था प्रोफेसर जनक पांडे ने ही एंड इसको नाम दिया गया था साइकोलॉजी इन इंडिया रिविजिटेड। ये भी 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। द फर्स्ट वॉल्यूम इज एंटाइटल्ड एज फिजियोलॉजिकल फाउंडेशन एंड ह्यूमन कॉग्निशन, जिसके 6 चैप्टर थे। और सेकेंड वॉल्यूम का नाम था पर्सनैलिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, जिसके अंदर 7 चैप्टर्स थे। एंड जो थर्ड वॉल्यूम थी उसको नाम दिया गया था अप्लाइड एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जिसमें 8 चैप्टर्स थे। अब आता है फिफ्थ सर्वे, जो कि ICSSR ने 2009 में किया था और इसको एडिट किया था प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा ने। इसके अंदर 1993 से 2003 तक का पूरा जो भी टाइम पीरियड है उसे कवर किया गया था। उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हुए, उन सब चीज़ों के बारे में बताया था। इस
कि फर्स्ट वॉल्यूम का नाम था द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जो इसकी सेकेंड वॉल्यूम थी उसका नाम था सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। जो इसकी थर्ड वॉल्यूम थी उसका नाम था क्लिनिकल एंड हेल्थ साइकोलॉजी। एंड जो इसकी फोर्थ वॉल्यूम थी उसका नाम था थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। तो ऐसे इंडिया के अंदर ये 5 सर्वे किए गए थे जो इंडिया की साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इस टाइम पे जो इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी मेन प्रोफेशनल 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फर्स्ट इज इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन IPA जो कि 1925 में एस्टैब्लिश हुई थी। देन IAAP जो 1966 में एस्टैब्लिश हुई थी। देन IACP जो 1968 में एस्टैब्लिश हुई थी। एंड लास्ट इज द नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी NAOP जो 1987 में एस्टैब्लिश हुई थी। प्रेजेंट में NAOP दैट इज नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइकोलॉजिकल साइंसेस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था UPS में। जो ICCR है वो इंडियन साइकोलॉजी के एब्स्ट्रैक्ट और रिव्यूज को पब्लिश करती है 1990 से, जिसके अंदर हम जो भी वेरियस जर्नल्स थे, जो भी वेरियस काम थे, उन सब के बारे में ब्रीफ समरी वो प्रोवाइड करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइकोलॉजी इन इंडिया। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो भी ह्यूमन बिहेव करता है उसके पीछे बायोलॉजी का क्या हाथ होता है। बायोलॉजी के अंदर आते हैं हमारे जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, फिजिकल बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे लंग्स, किडनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बायोलॉजी का एक ह्यूमन के बिहेवियर पर क्या फर्क पड़ता है वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एक बहुत फेमस लाइन है, एवरीथिंग साइकोलॉजिकल इज अल्टीमेटली बायोलॉजिकल। ये इस वे में कहा गया है कि जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो अल्टीमेटली हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड ही होता है। हमारे जब कुछ भी कोई पेन होता है या फिर हमें बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है या हमें जब कोई टच करता है तो हमें फील होता है, उस चीज पे हमारा बिहेवियर जो होता है उस बिहेवियर के पीछे हमारे बायोलॉजिकल बेसिस भी होते हैं। बिकॉज एनीवन टच्ड मी फिजिकली, that's why I reacted or behaved in that way. So बायोलॉजी का ह्यूमन बिहेवियर पे असर होता है। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम एक बहुत कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर नेटवर्क ऑफ सेल्स आते हैं जो हमारी पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस सारी इंफॉर्मेशन का हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। इसको हम कह सकते हैं मैसेंजर, जो हमारी पूरी बॉडी से मैसेज लेता है और पूरी बॉडी को मैसेज देता है। नर्वस सिस्टम है हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS और PNS भी कहते हैं। CNS के अंदर आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है और उससे सारी इंफॉर्मेशन लेके पूरी बॉडी तक ट्रांसफर करती है। अब आता है हमारा CNS। CNS के अंदर हमारे होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उससे इंटरप्रेट करता है जो भी हमारे पास से बाहर से मैसेज आया, उस मैसेज का मतलब क्या है, वो सारा वर्क ब्रेन करता है और उस मैसेज को हमारी मसल्स, ग्लैंड्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाता है कि ठीक है ये मैसेज आया, ये स्टिमुलाई आया और अब ये स्टिमुलाई ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने उससे प्रोसेस किया और प्रोसेस करके मसल्स, ग्लैंड्स या ऑर्गन्स तक पहुंचाया ताकि ये सब चीजें उस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स दे सके। फॉर एग्जाम्पल हमारा हाथ जला, जैसे ही हमारा हाथ गर्म चीज पे टच हुआ वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची और ब्रेन ने वो इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करके हमारे हाथ को पहुंचाई कि नहीं हाथ जल सकता है, हाथ पीछे करो, और जल्दी से हमारा हाथ पीछे हो गया। सो ऐसे हमारा ब्रेन वर्क करता है। ब्रेन को हम बहुत डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। अब आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पाथवे कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और हमारे ब्रेन को
पूरी बॉडी से कनेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड आपको पता ही होगा, हमारे पूरे बैक साइड पे जो एक लंबी सी होती है जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। सो ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी ग्लैंड्स को, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, प्यूपिल डायलेशन, ब्लड प्रेशर, इन सबको ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है। जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसे सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और हमारी जो भी मूवमेंट्स होती है हमारी मसल्स की, उन सबको कंट्रोल करता है। अब आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो सब पार्ट्स, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एंड सिंपैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है हमारी बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करता है, जैसे हमारी एनर्जी बचाता है, और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए रेडी करता है, कि हमें जल्दी से उस टाइम पे एनर्जी देता है कि हमने ये करना है या ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई शेर देख लिया तो ये उस टाइम पे सिंपैथेटिक डिवीजन हमें बताता है कि हमें या तो भागना है या फिर हमें वहां पे खड़ा होकर उससे लड़ना है। सो ऑफ कोर्स हम लोग वहां पे भागेंगे, तो उस टाइम पे हमारे को जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उसने क्या बोला कि फ्लाइट मोड, कि भागो यहाँ। सो दिस इज हाउ आवर नर्वस सिस्टम वर्क्स। इसके अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल के अंदर ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक, ऑटोनॉमिक के अंदर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक डिवीजन। अब हम हमारे ब्रेन और न्यूरॉन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी तक हमने इस वीडियो में अबाउट साइकोलॉजी पढ़ा कि उसका नेचर कैसा होता है, उसके क्या क्या स्कोप्स होते हैं, कि अगर कोई पर्सन इसे एज अ फील्ड चूज करता है तो वो आगे क्या क्या काम कर सकता है, किस किस एस्पेक्ट में, किस किस एरिया में जाके वर्क कर सकता है। फिर हमने साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री में क्या क्या था, वो कैसे स्टार्ट हुई, कैसे उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ। फिर हमने साइकोलॉजी के करंट स्टेटस के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कई डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे जो आज के टाइम पे काफी कम यूज किए जाते हैं, पर उन्हें आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था साइकोलॉजी का इंडिया में क्या स्टेटस है, कि साइकोलॉजी इस टाइम पे इंडिया में कैसे वर्क कर रही है, या साइकोलॉजी का उस टाइम पे पहले कैसे स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट कहते हैं इस्टेब्लिश कैसे हुई थी इंडिया के अंदर। तो वो हमने पढ़ा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंदर हुई थी। फिर हमने पढ़ा कि ह्यूमन के जो बिहेवियर होता है, ये सब चीजें हमें जैसे पता है कि हमारे सराउंडिंग्स का या हमारे बिहेवियर पे काफी चीजों का इफेक्ट होता है, पर हमारे बिहेवियर पर बायोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है, कि लाइक ब्रेन का या न्यूरॉन का या हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट का, जैसे लंग्स, लिवर, किडनी, इनका हमारे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीजें हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट द न्यूरॉन्स, कि हमने अभी उस टेबल के अंदर बात करी। फिर हम बात करेंगे ब्रेन, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्द ही आएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एवरी डाउट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु माइट नीड इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।